नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं भारतीय जलवायु को लेकर, और जलवायु के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो शुरुआती दौर है जलवायु का। अभी हमने पूरी जलवायु कंप्लीट नहीं की है। हमने जो शब्दावलियां होती है जलवायु की, हम उनको एक एक करके देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने उच्चावच को लेकर बात की, उससे पहले पर्वतमालाओं को लेकर बात की, उससे पहले जो विषमताएं होती है दशाओं में, मतलब कि भारतीय मौसम के अनुसार जो विषमताएं हमको मिलती है कि एक तरफ तो यहाँ पे तापमान कम रहता है या बदलता नहीं है, सेम रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा तापमान में अंतर आता है। यहाँ तक कि एक सीजन में, मतलब कि एक वर्ष के अंदर लगभग 100 डिग्री तापमान तक का अंतर उत्तर भारत में चला जाता है। 45 में यहाँ पे चला जाता है, तो प्लस 55 डिग्री यहाँ पे चला जाता है। तो इनको लेकर काफ़ी गहराई से और काफ़ी अच्छे से हमने चर्चा की। हमारी सारी क्लासें आप जाके देख सकते हो। आज की हमारी क्लास में कुछ शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों को लेकर हमको बात करनी है, लेकिन एक पॉइंट को वापस देखना महत्वपूर्ण पॉइंट है ये काफ़ी। जैसे गंगा नदी हो गई, इधर ताप्ती नदी, नर्मदा नदी हो गई, ये घाटियां हैं बड़ी। यहाँ पे कृष्णा नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, ठीक है। तो ये घाटियां हैं बड़ी बड़ी नदियों की। इनके दोनों तरफ पहाड़ पहाड़ जैसे हमको मिलते हैं, ऊंची ऊंची चोटियां भी मिलती है। ये नदियां क्या होती है कि हवाओं के गुजरने का रास्ता भी होता है। वहां पे सिर्फ पानी ही नहीं निकल गुजरता है, वहां से हवाएं भी गुजरती है। जैसे कि यहाँ पे जो गंगा नदी है हिमालय से होके बहती है यहाँ पे, तो यही रास्ता है हवाओं का यहाँ पे गुजरने का और हिमालय से टकराने का। और कहीं रास्ते नहीं मिलते, और दूसरी जगह जो है काफ़ी ऊँची ऊँची हमको चोटियाँ मिलती है, तो हमारे वहाँ से गुजर नहीं पाती है, तो वहाँ पर बारिश कर देती है। तो नदी घाटियाँ जो होती है वो दो काम करती है। एक तो नदियों का पानी बहा के लाने का काम करती है, तो दूसरा हवाओं के लिए रास्ते बनाने का भी काम करती है। अब एक एग्जाम्पल से आप समझना इस चीज़ को। जब हम कालीबंगा सभ्यता, हमारा राजस्थान जो हिस्ट्री है उसके अंदर सभ्यताएं हमारी चल रही है, तो हम जल्द ही कालीबंगा सभ्यता को पढ़ाएंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उनको पढ़ाना है। तो एक छोटी सी लाइन आती है उसके अंदर, जो कालीबंगा के अंदर जो मकान बनाए गए थे, जो प्रमुख सड़क होती है वो सड़क काफ़ी दूर थी। वो जो मकान बनाए गए थे वो आमने सामने थे, और गलियां थी वहाँ पे। गलियां काफ़ी छोटी हुआ करती थी। तो वो लोग प्रमुखता से उस रास्ते को साइड में बनाए ताकि प्रदूषण ना आए वहाँ पे। और समकोण की तरह घर बनाए गए, एक जैसे घर, आगे पीछे नहीं थे वो। उसका कारण ये बना जाता है कि जो हवाएं हैं वो साफ हवाएं उनके रास्तों से होकर गुजर सके, उन गलियों से होकर गुजर सके। तो ये आइडिया लगाया गया था। तो इसी तरीके से जो नदियां होती है, जो नदी घाटियां होती है, अब सभ्यताएं जो होती है आपको भी पता है कि वो सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसा करती है, ज्यादा सभ्यताएं। तो जो नदी घाटियां होती है वो साफ हवाओं को लाने और ले जाने का काम भी करती है, ठीक है। तो कालीबंगा का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि कृत्रिम रूप से हवाओं के गुजरने के रास्ते बनाए गए, और जो प्राकृतिक रूप है वो नदियों के द्वारा बनाया जाता है हवाओं के गुजरने का। या बाकी अगर अरावली का हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है। अब अरावली के अंदर से भी तो हवाएं गुजर के बारिश राजस्थान में होती होगी, तो वो रास्ते भी कहीं ना कहीं घाटियां बनी होगी, उन घाटियों के रास्ते से हवाएं गुजरती होगी। अब हम आज क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने तीन शब्द हैं। पहला शब्द है उत्क्रमण, एक शब्द है कर्षण, और एक है ऊष्मा इंजन। ये तीनों शब्द है, इन पे आप हमको चर्चा करनी है। जब इन शब्दों को इस पे चर्चा कर लेंगे हम, तो आपको काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट को लिख लेते हैं। वायुदाब दिशाओं का उत्क्रमण, ठीक है। तो ये तीनों दिशाएं ही लिख देते हैं। वायुदाब दिशाओं का उत्क्रमण कह दो, कर्षण कह दो, या ऊष्मा इंजन कह दो, ये तीनों शब्दावलियां हैं इस शब्द की। जब हम आगे बढ़ेंगे और जब वायु का खेल हम समझेंगे, उससे पहले कुछ शब्दावलियां हैं उनको चर्चा करनी है। तो देखना, यहाँ से ध्यान से सुनना है इस चीज को। उत्क्रमण का मतलब होता है कि बदल जाना। जैसे कि हवाएं चल रही होती है, जैसे हवाएं इधर चल रही होती है भारत के अंदर, तो उसको हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से हवाएं बदल जाती है और वापस हवाएं इधर चलने लग जाती है, तो ये उत्क्रमण हुआ है, ये बदलाव हुआ है हवाओं के अंदर। कर्षण जो होता है, ये शब्द ये शब्द होता है जो हवाएं होती है, तो जब हवाएं अपनी जगह खाली कर लेती है तो उनको भरने के लिए दूसरी हवाएं वहां पे आती है। जैसे कि यहाँ पे काफी ज्यादा धूप पड़ रही है, तो यहाँ पे हवाएं हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तो उनको भरने के लिए जो बल लगाया जाता है हवाओं के द्वारा, वो बल होता है कर्षण बल, ठीक है।
और जो गर्मी पड़ रही है, जो गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी के कारण उन हवाओं का स्तर बढ़ रहा है। मतलब स्तर क्या, वो हवाएं आगे बढ़ रही है, तो वहां पे उनको एक ऊर्जा मिल रही है। वो ऊर्जा जो मिल रही है वही होता है उष्मा इंजन। ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है भारतीय जलवायु को लेकर। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम क्लास को और अच्छे से समझते हैं। अब ध्यान से समझना, ये जो हिस्सा है भारत का, ये दक्षिणी भारत और ये उत्तरी भारत। दो ऋतुएं होती है हमेशा, दो ऋतुएं होती है। मौसम भारत के अंदर तीन होते हैं, लेकिन ऋतुएं जो होती है वो ऋतुएं दो भारत में हमको मिलती है। एक ऋतु मिलती है शीत ऋतु, पहले ग्रीष्म ऋतु रखते हैं, ग्रीष्म ऋतु। एक ऋतु मिलती है शीत ऋतु, एक ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु, एक ऋतु होती है शीत ऋतु। ये जो हम जो भी पढ़ा रहे हैं दिखा रहे हैं, उनके नोट्स आप जैसे ही यूट्यूब इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक ब्लॉग मिलेगा। उस ब्लॉग के अंदर ये जो हम बोल रहे हैं एज इट इज सब लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप उसको वहाँ से लिख सकते हो या कॉपी करके अपने टेक्स्ट के रूप में वहाँ पे मोबाइल के अंदर भी रख सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं अब। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, दो प्रकार की ऋतुएं मिलती है। अब दो प्रकार के मौसम भारत के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है वर्षा और दूसरा होता है ठंड। ठीक है, तो भारत के अंदर इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ पाती है, कड़ाके की ठंड नहीं पड़ पाती है। जो हिमालय बीच में आता है, इधर तापमान कम रहता है, जो काफी अच्छे से हमने डिटेल में चर्चा की है। अब समझना, जब ग्रीष्म ऋतु ज्यादा पड़ रही हो, मतलब कि जब ग्रीष्म ऋतु हो और सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पे होती है, यहाँ पे इस जगह पे, तो सूर्य की स्थिति जो कर्क रेखा पे होती है, तो सबसे ज्यादा स्थान जो होती है यहाँ पे धूप पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये मरुस्थलीय इलाका है, सबसे ज्यादा धूप यहाँ पे पड़ती है। इस एरिया में सबसे ज्यादा धूप यहाँ पे पड़ती है। तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक ऊर्जा प्रदान होती है सूर्य के द्वारा, काफी ज्यादा गर्मी डाली जा रही है वहां पे। ठीक है, तो एक ऊर्जा उनको मिल रही है। वो ऊर्जा क्या करती है, हवाओं को गर्म करने का काम करती है, हवाओं को गर्म करने का काम करती है। जैसे ही हवाएं गर्म होने लगती है, गर्म होने वाली हवाएं ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। ठीक है, जो हवाएं गर्म हुई है वो ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है, हवाएं ऊपर उठने में कौन सा बल लग रहा है, तो वो लग रहा है कृष्ण बल। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के द्वारा पड़ने वाली किरणें जब अत्यधिक स्थल को गर्म कर देती है, या जो स्थल यहाँ पे मरुस्थलीय भाग को ज्यादा गर्म कर देती है भारत के अंदर, तो हवाएं गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। तो उसी जगह को भरने के लिए जो नई हवाएं आती है, उनको पुलिंग करने का, उनको धकेलने का काम जो होता है, हम उसको क्या कहते हैं, कृष्ण बल कहते हैं। क्या कहा जाता है, कृष्ण बल कहा जाता है। उसके बाद जो फोर्स डाला जा रहा है किरणों के द्वारा एक ही जगह पे, और वहां पे जो स्थल काफी ज्यादा गर्म हो गया है, उसको क्या कहेंगे, उसको उष्मीय इंजन। हम, ये हमारी लैंग्वेज है, ऐसा शब्द आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हमने बनाया है क्योंकि वहां से एक ऊर्जा मिल रही है उनको, उसको आगे बढ़ने के लिए। वहां से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना इंजन को, इंजन बिना स्टार्ट किए आप कैसे चलाओगे, गाड़ी में किक लगानी पड़ेगी ना। तो किक लगाने का काम जो है वो सूर्य की किरणों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही ये इंजन ज्यादा गर्म होकर स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट होने के बाद ये हवाएं जो चलने लगेगी, ये कृष्ण बल के रूप में काम करने लगेगी। ये दोनों बल जब मिलेंगे, हमने उत्क्रमण की बात नहीं की अभी, हम दोनों बल की बात कर रहे हैं। ये दोनों बल जब मिलेंगे, समझना इसको, जब ये दोनों बल एक साथ में मिल जाएंगे, तब जो बनेगा वो है परिसंचरण बल। हम ये डायरेक्ट बता सकते थे आपको कि परिसंचरण बल क्या होता है, डायरेक्ट ही बता सकते थे कि सूर्य की किरणें जब पड़ती है, हवाएं आगे चलने लगती है, और चलने के कारण जो बल लगता है वो परिसंचरण बल है, या परिसंचरण तंत्र भी कह सकते हो आप इसको। लेकिन इस शब्द को बोलना था, तीन शब्द इसके अंदर आते हैं, उत्क्रमण, कर्षण और ऊष्मा, यही होता है। ठीक है, अब उत्क्रमण बल का मतलब होता है परिसंचरण बल का बदल जाना, बदलाव होगा यहाँ पे। जो हवाएं यहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है और जो हवाएं हिंद महासागर से यहाँ इधर की ओर आ रही है, तो उसमें इंजन भी काम कर रहा है, कर्षण बल भी लग रहा है। इसके कारण हवाएं यहाँ पे आती है और ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठने के बाद ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद हवाएं वापस समुद्र की तरफ चलने लगती है। ठंडी होगी तो हवाएं वापस नीचे की ओर आएगी, जमीन की तरफ आएगी, तो नीचे आने लगती है। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब हमको समझना है उत्क्रमण बल, और हमको समझना है दोनों ऋतु है।
हमने ग्रीष्म ऋतु की बात की कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ रही है। अब आप सोचिए, सूर्य यहाँ पे है, ये दक्षिणायन होगा, ये दक्षिणायन होगा, ये दक्षिणायन होगा, और यहाँ पे आ जाएगी मकर रेखा। ठीक है, ये इस जगह नहीं है, ये काफी नीचे है, ये तो 8.4 डिग्री है। हम जो बात कर रहे हैं वो दक्षिण 0 डिग्री के बाद भी -23.5 डिग्री जाएगा तब, और यहाँ पे 23.5 डिग्री तो है, इतना नीचे। ठीक है, तो जब सूर्य मकर रेखा पे होगा तब भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी, भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही होगी। तब भारत के अंदर जो ऋतु होगी वो प्रमुख रूप से शीत ऋतु बन जाएगी। तो आप सोचिए, पहले ग्रीष्म ऋतु थी तो हवाएं समुद्र की ओर से किधर चल रही थी, स्थलखंड की ओर चल रही थी। ठीक है, भारत हिमालय की ओर चल रही थी। अब शीत ऋतु है तो यही हिमालय की हवाएं या वो शुष्क हवाएं या वो व्यापारिक हवाएं जो आगे हम बढ़ेंगे, या हिंद महासागर की इधर इधर से आने वाली ये पूर्वी जेट धाराएं, ये सारी हवाएं समुद्रों की ओर चलेगी। और ये जब हवाएं चलेगी तो तमिलनाडु में बारिश करेगी, जिसको भी हम आगे काफी डिटेल में हम समझेंगे, और पिछली क्लासों में अच्छे से समझा भी है। तो यहाँ से अब ये हवाएं होती है शुष्क, बिल्कुल इनमें पानी नहीं होता है, लेकिन ये बंगाली खाड़ी से यहाँ से पानी लेके यहाँ पे वर्षा कर देती है। तो उत्क्रमण हुआ है, पहले हवाएं जो इधर चल रही थी वो हवाएं पलट गई है, बदलाव हो गया, इधर चलने लगी। तो यही होता है उत्क्रमण, हवाओं की दिशाओं में बदलाव हो जाना, ये क्या कहलाता है, उत्क्रमण। अब एक सारणी है जो अगर मैं बोलूं, अगर आप लिख सको तो लिखना। एक तरफ लिखना ऋतुएं, ठीक है, मतलब 4 ऐसे बना लेना। ठीक है, एक तरफ ऋतुएं लिखना, एक बार देख लेते हैं कैसे कल्पना बन जाए कहीं। ठीक है, एक ऋतु लिखना, उसके बाद लिखना जमीन पर वायुदाब, सेकंड